हेलो डियर ट्वेल्थीज। तो आज हम आप लोगों से बात करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, कि फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये बात आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर्स में बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बोला है कि सर हमें लेक्चर वाइज मतलब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, एग्जाम्स आ रहे हैं, हमारी कुछ प्रिपरेशंस नहीं है, हम कैसे करें। तो बेटा हम लोग आप लोगों के साथ हैं, आप बस हमारे साथ लगे रहिए। हम आपकी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो हमारे पास आज हम आप लोगों के साथ एक बिल्कुल क्लास 12th की पहली यूनिट के पहले ही चैप्टर को लेकर आपके साथ एक नई क्लास को लेने जा रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि टॉपिक कवर अप कराए जाएंगे। अभी 2024-25 में बोर्ड से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आप लोगों को कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कुछ भी कह देंगे और बोर्ड्स में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम आपको कहेंगे पहले पूछा गया था, वो ऐसा कुछ ना हो, विद प्रूफ आप लोगों से बात की जाएगी। देखिएगा, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे आज मेरे साथ आप लोग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो देखिए, फ्लावर में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं नॉन एसेंशियल और एक होता है एसेंशियल। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट में? जो फ्लावर में डायरेक्टली फ्लावर के रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, वैसे तो कोई एसेंशियल और नॉन एसेंशियल नहीं होता बेटा, लेकिन कुछ क्राइटेरिया डिसाइड है, उसके बिहाफ पर आप लोग देखेंगे। तो जो फर्टिलाइजेशन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें देखो डोंट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, उन्हें नॉन एसेंशियल कहते हैं, जबकि डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें एसेंशियल कहते हैं। जैसे स्टेमन और पिस्टिल या कार्पल। स्टेमन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या कहते हैं अपन, एंडोशियम कहते हैं। स्टेमन होता क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। पिस्टिल और कार्पल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, और इसका ग्रुप कौन कहलाता है, गाइनोशियम। देखा होगा ना आपने, लेडी डॉक्टर होती है, क्या कहते हैं उसे, गायनिकोलॉजिस्ट, शॉर्ट में होता है गायनी। तो गायनी वर्ड कहां से आया है, गायनी होता ही फीमेल्स के लिए होते। ओके, ऑर्थो या ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है, बोन्स वाला होता है। गैस्ट्रो कौन होता है, रिलेटेड योर कौन, स्टमक, रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट कौन, स्किन वाला। हर किसी नाम के पीछे कोई ना कोई मतलब है। देखिए नॉन एसेंशियल में देखो पेडिसिल, तो फ्लावर का वो हिस्सा जो फ्लावर को किसी स्टेम या ब्रांच से कनेक्ट करता है क्या कहलाता है, स्टाक कहलाता है या पेडिसिल कहलाता है। इसका जो हिस्सा है लार्ज हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, ऊपर से हम लोग क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल या पेडिसिल कहते हैं, व्हिच प्रोवाइड द साइट फॉर द डिपोजिशन ऑफ ऑल फ्लोरल पार्ट। जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो सब कहां लगे होते हैं, कहां लगे होते हैं, थैलेमस के ऊपर लगे होते हैं। ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, सेपल्स कहते हैं। सेपल्स का ग्रुप कौन कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। कैलिक्स कैसे काम करता है, तो कैलिक्स फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। कलर्ड पार्ट कौन कहलाता है, पेटल्स कहलाता है, जो क्या करता है, नेक्टर प्रोड्यूस करता है, ब्राइट कलर होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इसका ग्रुप कौन कहलाता है, इसका ग्रुप कोरोला कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों के लिए। ये देखिएगा, एंथर और फिलामेंट को मिला के क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। स्टिग्मा और स्टाइल और ओवेरी को मिला के क्या कहते हैं अपन, पिस्टिल और कार्पल कहते हैं। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा, पहली बात तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है यहां से कि जो स्टेमन होता है वो क्या होता है, स्टेमन किसे कहते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है उसे अपन क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। तो देखो थोड़ा सा आप स्टेमन को ही देख लो, एक स्ट्रक्चर आप लोगों को आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आपके कंपटीशन में भी आ चुका है। ध्यान देंगे सबके साथ। ये हमारे पास कौन हो गया, ये हमारे पास स्टेमन है, ये हमारा कौन है, इसे अपन कहते हैं फिलामेंट। ओके, और ये हिस्सा कौन हो गया बेटा, ये होता है एंथर। कौन होता है बेटा, इसे कहते हैं कौन, एंथर। तो अब एंथर कैसे होता है, एंथर को क्या कहते हैं हम, डाइथिकस कहते हैं। डाइथिकस एंथर क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि इसके पास कितने लोब होते हैं, देखो कितने लोब, थीका मतलब कैविटी, कितने, दो थीका हो गए, तो इसे कहते हैं क्या, डाइथिकस। फैमिली मालवेसी का जो एंथर होता है वो कैसा होता है, वो मोनोथिकस होता है। ठीक है, उसमें एक ही लोब होता है।
अब यहाँ हर लोब में बेटा क्या होता है, ईच लोब ऑफ एंथर कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट, वन पॉलन सैक। देखो तो दोनों में कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया, 4 पॉलन सैक आर देयर, दैट्स व्हाई द डाइथिकस एंथर इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, और जबकि फैमिली मालवेसी वाला कैसा हो गया, मालवेसी वाला मोनोथिकस, उसके पास कितना एंथर है, एक ही एंथर है, तो कितना स्पोरेंजिएट हो गया, 22 स्पोरेंजिएट हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे चलकर आपसे मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि किसी पॉलन जो आपका एंथर है, एंथर में पर पॉलन सैक 100 माइक्रोस्पोर है, तो पूरा कितना पॉलन ग्रेन को बनाएगा, कितने मेल गैमेट को बनाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको आगे चलकर कराऊंगा, ठीक है, इसी लेक्चर में। ओके, लेट्स गो अहेड। अब एंथर को अगर आप देखें तो एंथर प्रोटेक्टेड होता है अपनी 4 काइंड ऑफ लेयर से, जिन्हें हम रिस्पेक्टिवली एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, जिसे यूनिलेयर हो गई, आउटर मोस्ट हो गई, लेयर ऑफ एंथर है एंड प्रोवाइड क्या, प्रोटेक्शन देती है। कैसी लेयर है ये, आउटर मोस्ट लेयर है। ओके, कैसी लेयर है बच्चा पार्टी, तो आउटर मोस्ट लेयर आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंडोथीसियम जो सेल्स होती है बेटा, अगर आप यहां देखो, ये आउटर मोस्ट कौन है, एपिडर्मिस हो गई, सेकंड वाली ले लो तो एंडोथीसियम हो गई। तो एंडोथीसियम और द सेल्स ऑफ एंडोथीलियल या एंडोथीलियल सेल्स आर रिलेटिवली लार्जर देन एपिडर्मल सेल्स। ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसके और इसके किसमें अंतर होता है बेटा, साइज में अंतर होता है। अगली बात अगर आप देखो यहां पर ध्यान से, तो ये आपकी जो एंडोथीसियम होती है बेटा, जो एंडोथीसियम सेल्स होती हैं, इसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स होता है, इसे थिकनिंग ऑफ क्या कहते हैं, अल्फा सेलुलोज कहते हैं। देखो ये, ठीक है, इसका काम ये कौन लगा, ये अल्फा सेलुलोज लगा हुआ है। इस अल्फा सेलुलोज का काम क्या है बेटा, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है, एंथर के डाइहेंस में एंथर की बस्टिंग में हेल्प होती है। ठीक है, मिडिल लेयर 1 से 3 लेयर्ड होती है, इसका काम प्रोटेक्शन होता है, और सेल्स की स्मॉलर होती हैं, किससे, किससे बेटा, एंडोथीसियम से। ओके, तो लिखा है मैंने। आगे देखो, अगली लेयर होती है कौन सी, टेप्टम। बेटा ये यूनिलेयर्ड है, इसके साथ दो बातें हैं, ये पॉलन सैक की तो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जबकि इनर मोस्ट किसकी होती है, एंथर की। न्यूट्रिटिव नेचर में होती है, इसका मतलब नरिशमेंट देती है किसी ग्रोइंग पॉलन ग्रेन को, और इसके साथ साथ पॉलन के एंड कैलेज एंजाइम बनाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलन किट क्या होता है, जितने भी इंटेमोफिलस फ्लावर्स होते हैं उनमें पॉलन किट बनती है बेटा। आप लोगों को सिखाऊंगा अडैप्टेशन वाले कॉन्सेप्ट में, आपको यहां से पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ टेप्टम बिकम बाइन्यूक्लिएट, और टेप्टम जो होता है वो बाइन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट कैसे हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा। ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी और अनइक्वल डिवीजन की वजह से ऐसा होता है, कैरियोकाइनेसिस होती, साइटोकाइनेसिस नहीं होती, तो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं। देखो यहां लिखा है, बोथ पॉलन सैक आर रिमेन सेपरेटेड टू ईच अदर बाय अ शैलो ग्रूव, ऑल द 3 लेयर्स ऑफ एंथर वॉल। 3 मतलब कौन सी, जो बाहर लगेगी, कौन कौन, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर जो होता है बेटा, वो कैसे होती है, प्रोटेक्टिव होती हैं और डाइहेंस ऑफ एंथर में हेल्प कराती हैं। ठीक है, देखो ये आपकी, देखो यहां से यहां तक कौन होगी, मिडिल लेयर होगी, 1 से 3 लेयर मैंने बताया। ये देखो इनरमोस्ट कौन होगी, आपकी टेप्टम होगी, इसके अंदर कौन लगी होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, बोले तो एमएमसी, इसे कहते हैं पीएमसी, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो किसके अंदर जाती है बेटा, ये अंदर जाती है कौन, मियोसिस, और क्या बनाती है, पॉलन ग्रेन टेट्राड बनाती है। ठीक है, अपन आगे सीखेंगे। आई होप सो इतनी बात आप लोगों को यहां से क्लियर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम की लेबलिंग आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको लेबलिंग जरूर आनी चाहिए। आपके बोर्ड्स में, एकेडमिक्स में, आपके कंपटीशन में हर जगह कहीं सीक्वेंस कराने को आ जाता है, कहीं आपसे लेबलिंग एबीसीडी करके पूछ लेता है, हर तरह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहां से आना चाहिए। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, थोड़ा आप ध्यान देंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, अगर आप मेरे साथ यही समझे, मैं आपको एक बहुत छोटे से डायग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिखा दूंगा बेटा। देखो जैसे ये हमारे पास एक पॉलन सैक हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल सी बातों में आप समझिएगा, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म में बात करें तो देखो इसकी ये बाहर वाली लेयर कौन सी हो जाएगी बेटा, ये टेप्टम हो गई, ऐसे देखो ये कौन हो गई, ये हो गई हमारे पास टेप्टम। ओके, और इसके अंदर ऐसे करके देखो कौन से सेल्स बने, ये इस तरह से भरे होते हैं, ये कौन से सेल्स हो गए बेटा, तो ये हमारे पास कौन से सेल्स हो जाते हैं, ये हो गए पीएमसी या एमएमसी। ठीक है, देखो जरा अगर आप लेबलिंग करना चाहो तो मैं आप लोगों को इधर लेबलिंग कराते चलता हूँ साथ साइड में। देखो ये कौन है, ये हो गए टेप्टम,
और ये इसके अंदर भरा हुआ कौन हो गया, पीएमसी। देखो ये किसके अंदर जाता है बेटा, ये जाता है किसके अंदर, मियोसिस के अंदर जाता है। क्या बनाता है, 4 पॉलिन होते हैं, 1 2 3 और 4। इसे कहते हैं पोलन टेट्राड। ये बाहर में कौन सा एंजाइम लगा होता है बेटा, यहाँ पर एक केमिकल लगा होता है, कहते हैं कैलेज। ठीक है, कैलोज, सॉरी नॉट कैलेज, कैलोज एक एंजाइम होता है, सॉरी एक केमिकल होता है जिसे क्या करता है, होल्ड करके रखता है। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया पोलन ग्रेन टेट्राड, पीजीटी। बोले तो पोलन ग्रेन टेट्राड। ओके क्लियर। कितने पोलन ग्रेन है, 4। इसकी प्लॉइड कैसी है, हैप्लॉइड। क्योंकि मियोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है पेरेंटल सेल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यहां पर प्लॉइड कैसी थी, 2n थी। ओके, अब जब पोलन ग्रेन बनता है, ध्यान दो, टेप्टम से एक एंजाइम आता है, इसका नाम कौन है, कैलेज। वो इस कैलोज बॉल को रैप्चर कर देता है और क्या होता है, नाउ पोलन ग्रेन फ्री इनटू द, कहां, इनटू द एयर आफ्टर डाइहेंस। ओके, तो इसकी प्लॉइड भी कैसी है, हैप्लॉइड। नॉर्मली जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो होता है वो 60% एंजियोस्पर्म में 2 साइड स्टेज होता है। ठीक है, पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो दो अलग अलग बातें हैं यहाँ, आप यहीं से क्लियर कर लो। माइक्रो मतलब क्या हो गया, स्मॉल, और स्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ कौन, स्पोर। और माइक्रो छोटा वाला कौन होता है, स्मॉल कौन होता है, मेल ही तो होता है, फीमेल से। तो क्या होता है, पोलन ग्रेन के बनने का फिनोमेना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन ग्रेन कह लो, मेल गेमेटोफाइट कह लो, या फिर आप कह लो माइक्रोस्पोर। मैंने आपको बताया था पीछे कहीं, गंगाधरी कौन है, शक्तिमान है। मतलब पोलन ग्रेन ही मेल गेमेटोफाइट है और पोलन ग्रेन ही माइक्रोस्पोर है। बात समझ में आई कि नहीं आई है, गुड। ओके, अब देखो माइक्रो गैमीटो, माइक्रो मतलब फिर से क्या है, माइक्रो का मतलब तो क्या रहता है, स्मॉल रहता है। गैमीटो मतलब क्या होता है, गैमीट बोले तो कौन सा सेल, जर्म सेल। ओके, और जेनेसिस मतलब कौन हो गया, फॉर्मेशन। तो अब गैमीट के बनने का फिनोमेना क्या कहलाता है, माइक्रो गैमीटोजेनेसिस। अब आप यहां ध्यान दो, होता क्या है, जब नॉर्मली पोलन ग्रेन बनता है तो उस समय सिंगल सेल होता है, नॉर्मली वो छोटा सा होता है, जैसे भी आपने देखा। धीरे धीरे इसमें अब क्या होता है, इसमें होता है माइटोसिस और अनइक्वल माइटोसिस होता है। तो 2 सेल बनते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल सेल को अपन क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल। लार्ज सेल कहलाता है कौन, ट्यूब सेल। तो ये कौन सी स्टेज है, ये 2 साइड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन होती है। 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में जनरेटिव सेल बिफोर पॉलिनेशन डिवाइड करके 2 फंक्शनल मेल गैमीट को बना लेती है बेटा। ठीक है, तो 2 फंक्शनल मेल गैमेट 2 और 1 कौन, जनरेटिव सेल। तो 40% ऑफ एंजियोस्पर्म को 3 साइड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द 2 साइड एंड 3 साइड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। तो आपको पता होना चाहिए 2 सेल में कौन कौन हो गए, फर्स्ट इज अ ट्यूब सेल एंड सेकंड वन इज अ कौन सा सेल, जनरेटिव सेल। और जब 3 सेल की बात हुई तो 1 ट्यूब सेल सेम रहने वाला है, कौन बदला, जनरेटिव सेल। जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में आफ्टर पॉलिनेशन होता है वो 40% में बिफोर पॉलिनेशन हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो जनरेटिव सेल से 2 फंक्शनल मेल गैमीट के बनने के फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं, माइक्रो गैमीटोजेनेसिस। ओके, क्लियर हुई बात। आगे देखो, ये पोलन ट्यूब बन गई और यहां से 2 बन गए कौन, फंक्शनल मेल गैमीट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपके 5 नंबर का प्रैक्टिकल भी है बेटा बोर्ड्स में। 2 स्लाइड्स आप लोगों की सिलेबस में है, एक आपकी माइटोसिस और एक आपकी है क्या, पोलन जर्मिनेशन। बहुत आसान है, पोलन जर्मिनेशन थ्रू स्टिग्मा, ठीक है, या थ्रू डस्टेड पोलन ग्रेन्स, किसी भी तरह से आपसे बनवा के देखा जाएगा तो आप लोगों को आना चाहिए। ओके, अब देखो यहां मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट में भी आप लोगों को पीछे बता रहा था बिल्कुल मैंने क्लियर किया हुआ है। क्या क्लियर किया हुआ है, प्री पॉलिनेशन। प्री का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कहते हैं प्री प्राइमरी, पहले। पॉलिनेशन आप जानते ही हैं, तो जो भी इवेंट्स आपको बिफोर पॉलिनेशन चाहिए होते हैं, देखो लिखा है दोज इवेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बिफोर पॉलिनेशन आर रेफर्ड एज प्री पॉलिनेशन इवेंट्स। द न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन इज प्रोटेक्टेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एम्बेडेड इन डेंस साइटोप्लाज्म, रिच होता है न्यूट्रिएंट में, इसीलिए इससे पोलन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं।
The pollen grain become enlarged and divide unequally through mitotic division and form two cells. पहला आपको लार्ज वाला मैंने बोला वेजिटेटिव सेल होता है और स्मॉल वाला जनरेटिव सेल होता है. वैक्यूल्स का काम स्टोरेज ऑफ फूड होता है. देखो लिखा है 2 सेल एंड 3 सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ pollen grain मैंने लिखा हुआ है. मेरे तो 60% में क्या है वेजिटेटिव और जनरेटिव, जबकि बाकी में देखो क्या होता है क्या बना रहे दो फंक्शनल मेल गैमीट. पॉलिनेशन के बाद सब में सेम होता है. ठीक है, देखो पोस्ट पॉलिनेशन जो इवेंट कब चाहिए, आफ्टर पॉलिनेशन चाहिए, उसे कहते हैं क्या पोस्ट पॉलिनेशन. देखो आफ्टर पॉलिनेशन pollen grains reach on the stigma of flower and take nourishment from it. Now the pollen grain divides mitotically and form two functional male gamete. एक अकेले पूरे अर्थ पर एग्जिस्ट करने वाले ऐसे मेंबर्स हैं बच्चों जिनमें दो मेल गैमीट पार्टिसिपेट करते हैं फर्टिलाइजेशन में. इसीलिए सभी फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, क्या होता है बच्चा पार्टी, इंपोर्टेंट है. प्रेजेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ ऑल एंजियोस्पर्म. इज दैट क्लियर? गुड. आगे देखिए, अब बात है स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain की. बहुत पूछी जाती है pollen grain दिखता कैसे है, pollen grain कैसा स्टोर हो सकता है, क्या चीज, सारी बातें आपसे पूछे. देखिएगा तो द pollen grains रिप्रेजेंट अ मेल गैमेटोफाइट हो गया. दे आर जनरली स्फेरिकल शेप में होते हैं. डायमीटर कितना होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर. ठीक है, कितने लेयर से सराउंड होते हैं, 2 लेयर से सराउंड होते हैं. आउटर लेयर को बेटा कहते हैं एक्साइन, जो एक हाईली रेजिस्टिव सब्सटेंस की बनी होती है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, जो pollen grain को हर तरह से रेजिस्ट करता है. एक क्वेश्चन आ जाता है कि कहीं पर कोई अर्थक्वेक आया, कोई नेचुरल ड्रास्टिक चेंज हुआ 100-200 साल के बाद या थाउजेंड्स ऑफ द इयर्स के बाद कोई pollen grain मिला तो क्या वो जर्मिनेट कर सकता है? यस कर सकता है, अगर उसके पास बायोलॉजी का टाइम पीरियड है तो. क्योंकि उन सभी सिचुएशन में से कौन बचा के रखेगा, एक्साइन पे लगा हुआ स्पोरोपोलेनिन. अब दूसरी बात, एक्साइन कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं होती, डिसकंटीन्यूअस मैनर में होती है. तो जहां पर डिसकंटीन्यूअस मैनर में होती है बेटा उस प्लेस को अपन क्या कहते हैं, जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है उसे कहते हैं जर्म पोर, अगर सर्कुलर है तो. और अगर कैसा होता है इलोंगेट होता है तो कहते हैं जर्म फरो. ठीक है, जो जर्म पोर डाइकोट में 3 और मोनोकोट में कितना होता है 1 होता है. बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोगों को पता होना चाहिए. इनर लेयर बनी होती है इंटाइन कहलाती है. पेक्टोसेलुलोज की होती है देखो, क्रूशियल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ pollen grain एंड द जर्मिनेशन ऑफ pollen tube. ठीक है, यहां लिखा है देखो द pollen grains are well preserved at faucet due to presence of sporopollenin, no enzyme that degrade sporopollenin. स्टडी ऑफ pollen grain कहलाती है पैलिनोलॉजी. भाई ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैलिनोलॉजी और पैलेंटोलॉजी. एक वर्ड और आता है पैलिएंटोलॉजी. अब अपन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कौन पैलिएंटोलॉजी है और कौन पैलिनोलॉजी है. तो पैलिएंटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, आपके सिलेबस में है चैप्टर नंबर 6 में. ओके, तो ध्यान देना है, जो मिलते जुलते टर्म में बड़े कंफ्यूजिंग है, आप लोगों को आने चाहिए. इज दैट क्लियर? देखो द प्लेस इन pollen grain where exine is absent is referred as germ pore, अगर राउंडेड है, और अगर elongated तो क्या germ furrow कहलाता है. ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कराई जा रही है. अब बात आती है pollen viability की. तो pollen viability क्या है देखो, तो टाइम पीरियड फॉर विच pollen grain remains viable, मतलब जैसे डायहेंस ऑफ एंथर हो गया, एंथर वॉल बस्ट हो गई और pollen grain कहां आ गया, एयर में आ गया. अब अप टू हाउ मच टाइम इट हैव द पोटेंशियल टू बी जर्मिनेट, उसे कहते हैं क्या pollen viability. वो स्पीशीज टू स्पीशीज क्या करती है बेटा, वेरी करती है. जैसे बिटवीन राइस एंड व्हीट 30 मिनट होता है, फैमिली रोजेसी और लेग्यूमिनेसी में फॉर अ मंथ होता है, सोलेनेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, किसी में थाउजेंड्स ऑफ द ईयर हो सकता है, पता होना चाहिए. क्रायोप्रिजर्वेशन किसी भी चीज को, स्पर्म, ओवा, सीड, जीन, कुछ भी, उसे लिक्विड नाइट्रोजन में -190 लिखा है मैंने. द स्टोरेज ऑफ pollen grain in pollen banks in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर नोन एज क्रायोप्रिजर्वेशन. ठीक है, टेंपरेचर ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करता है कौन, वाइब्रेटी. आपने देखा हो आपके जो बाइटनरी डॉक्टर्स आते हैं, अगर आप लोग विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं और आपके घर में कैटल्स पाले जाते हैं तो आपको पता होगा, देखा आपने, लोग कहते थे डॉक्टर ढोर आ गया है. अरे ढोर डॉक्टर थोड़ी ना होता है, बाइटनरी डॉक्टर होता है. वो भी सोचता होगा यार क्या प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया मैंने, तो यार लोग मुझे कुछ भी बोलते रहते हैं. तो देखो आपने देखा उसके साइड में एक जो बाइक वगैरह उसके कंटेनर से एक कैन सी खड़ी होती, देखा है कभी आपने?
जो वो कैन सी होती है ना, कभी आपने ध्यान दिया ऐसे लगाओ ना साइड बॉक्स ऐसे उसके, वो खोलता है उसमें धुआं उड़ता दिखाई देता है ऐसे, क्यों? उसके अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वो उसके अंदर स्पर्म को स्टोर करके रखता है, और थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक AIT स्पर्म को कैटल्स की वेजाइना के अंदर इंसर्ट करा दिया, वो भी एक किसके अंदर आता है? क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर आता है बच्चे, ठीक है? समझ में आई बात? पॉलन एनर्जी, तो जब बॉडी, किसने वो लिखा है, द हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ बॉडी इन रिस्पांस ऑफ एलर्जेंस इज नोन एज एलर्जी। कौन सी एलर्जी? पॉलन ग्रैंड से जब होगा तो पॉलन एलर्जी कहलाएगी। इंडिया में सबसे पहले पॉलन एलर्जी रिपोर्ट की गई पार्थिनी, जिसे कैरेट ग्रास और कांग्रेस ग्रास कहते हैं। बेटा ये एक्सोटिक स्पीसीज है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो बेटा इंडिया के पास खाने वाने को कुछ नहीं था, तो उस समय अमेरिका इंडिया को वीट एक्सपोर्ट करा के देता था। हमारे यहां अमेरिका से वीट इंपोर्ट होता था। आप यकीन मानो कि वो वीट जो उस समय आया करता था, शायद आज हमारे जानवर भी नहीं खाते, बिल्कुल सड़ा हुआ। तो उसी के साथ अमेरिका वालों ने हमें चिपका दिया कौन? पार्थेनियम प्लांट, डिस्काउंट ऑफर में। एक एलियन स्पीसीज है, उसके आने से बहुत लॉस हुआ हमारे यहां। उसे कैरेट ग्रास कहते हैं, क्योंकि उसकी जो लीव्स होती हैं लुक्स लाइक द लीव्स ऑफ द कैरेट। कांग्रेस के टाइम में आया था इंडिया में, इसीलिए इसे कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है। आई होप सो आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? आगे देखिए, ठीक है? एक बात और है पॉलन प्रोडक्ट्स की, छोटी सी मैंने अभी आपको पीछे बता रहा था। तो जो भी प्रोडक्ट जो पॉलन ग्रेन का यूज करके बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग पॉलन प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो मेल वाला पार्ट यही कवर होता है। अब आप फीमेल वाले पार्ट पे आगे आइए। तो फीमेल वाला पार्ट कौन आ गया? टाइप पिस्टिल और कार्पल। तो पिस्टिल और कार्पल में आप लोगों को पता है, मैंने अभी आपको बताया कौन होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। अब पिस्टिल और कार्पल का ग्रुप क्या कहलाता है? गाइनोशियम कहलाता है। ये बात आप क्लास 10 से डिस्कस करते आ रहे हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा 3 तरह की पिस्टिल और कार्पल होती हैं, मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी। लेकिन 12th में ऐसा नहीं है, यहां दो ही बातें करोगे आप, मोनो और मल्टी। ओके, तो देखो जरा, जब सिंगल पिस्टिल और कार्पल होगी तो कहलाएगा क्या? मोनोकार्पलरी। जैसे मैंने देखो यहां बनाया बेटा, ऐसे देखो, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये देखो जैसे मैंने यहां बना दिया, क्योंकि बाकी डायग्राम आपके यहां बने हुए हैं, मैं एक बना के आपको दिखाता हूं। देखो ये ऐसे देखो, तो एक अकेला देखो ओवरी है इसके पास, ये अकेला पिस्टिल हो गया, अकेला स्टिग्मा है, मतलब और अकेला कौन? स्टाइल। तो ये ब्रॉड पार्ट स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो जाता है, इसे हम कहते हैं क्या? ओवेरी। जब सिंगल पिस्टिल और कार्पल होता है इसे कहते हैं मोनोकार्पल। ये देखो जैसे पी हो गया, मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, बीन्स हो गया। जब दो और दो से ज्यादा पिस्टिल होते हैं कहते हैं मल्टीकार्पल। अब देखो भाई, कोई अकेला आदमी हो, किसके साथ रहे, किससे अलग रहे? भाई अब दो लोग हैं तभी तो कहेंगे कि साथ है, अकेला है। तो सेम बात यहां पर होती है एपोकार्पस और सिनकार्पस। क्योंकि जो पिस्टिल है, कार्पल है, वो जुड़ी हुई है या अलग अलग है? ये बात आपको समझ में आ गई? अब जुड़ी है तो कैसे है, तो उसे क्या कहेंगे, और अलग है तो क्या कहेंगे? तो देखो, अगर वो फ्री है तो कहलाती एपोकार्पस। देखो, मोर देन वन पिस्टिल बट रिमेन फ्री। जैसे राइस है, व्हीट है, माइसेलिया हो गया। और जो सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब होता है जुड़ा होना, क्या? टुगेदर। जैसे सिनगैमी। ओके, तो देखो जैसे पेपेबर सोमनीफेरम, ठीक है? पेपेबर सोमनीफेरम क्या होता है? ओपियम पोपी प्लांट से हमें मिलता है क्या? हीरोइन। और कौन? मॉर्फिन, जिसे सर्जरी के ड्यूरिंग यूज किया जाता है, ठीक है भैया? हीरोइन बड़ी खतरनाक है, सूखा नशा है। वैसे तो हीरोइन चाहे बेटा कोई सी भी हो, चाहे बॉलीवुड वाली हो चाहे इधर वाली हो, दोनों नुकसान देती है। बी केयरफुल अबाउट दैट। बड़ा संभल के रहने का जमाना है, ड्रग्स और ड्रग अब्यूज में अंतर है भाई, समझा कीजिए। ओके, यहां ध्यान दो, क्या ध्यान दो? देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6, देखो सारी अलग अलग है, तो कोई किसी जुड़ी हुई नहीं, तो एपोकार्पस है। यहां देखो सबका स्टिग्मा कॉमन हो गया, यहां देखो सबका स्टाइल कॉमन हो गया, तो ये कैसा हो गया? ये है सिनकार्पस। और अगर फ्री है तो ये कौन है बेटा? तो ये होता है एपोकार्पस। ओके, अगली बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, आप इसे ध्यान से समझेंगे। अब आता है क्वेश्चन मेगास्पोर और मेगास्पोरेंजियम। तो यहां आप लोगों को डिफरेंस आना चाहिए। पहली कॉन्सेप्ट तो यही आपसे पूछा जाने वाला है,
डिफरेंस नहीं समझेंगे तो दिक्कत आएगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल कौन होता है? ओव्यूल होता है मेगा स्पोरेंजियम। एक क्वेश्चन बनता है कि मेल में किसके इक्विवेलेंट होता है, तो किसके इक्विवेलेंट है बेटा? ये पोलन सैक के इक्विवेलेंट है। तो देखो ईच ओवेरी कंसिस्ट ओवॉइड एंड वाइटल स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज ओव्यूल एंड रिमेन अटैच अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। स्टाक को क्या कहते हैं? फनिकल और फनिकुलस कहते हैं। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल विद फनिकल रेफर्ड एज हाइलम। देखो जरा ध्यान दो, ये प्लेसेंटा से कनेक्ट, ये फनिकुलस हो गया है। आप ध्यान देंगे छोटी छोटी चीजों पर, ठीक है? ये हाइलम है। अब होता क्या है, ओव्यूल जो होता है बेटा, जब कहीं माइक्रोपाइल और चलाजल एंड एक दूसरे के 90 डिग्री पर लगे होते हैं तो उस एंड उस तरह के ओव्यूल क्या कहते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा ओव्यूल होता है? तो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है बच्चों। कौन सा होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। ध्यान दें, जो कवरिंग होती है इसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट। देखो लिखा है, बाहर वाली आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाली इनर इंटेग्यूमेंट। अगर ओव्यूल के पास एक इंटेग्यूमेंट है तो यूनिटैग्मिक, दो है तो बाइटैग्मिक। किसी किसी में इंटेग्यूमेंट नहीं होती, जैसे कि संदलवुड, तो ऐसे ओव्यूल को क्या कहा जाता है? तो फिर ऐसे ओव्यूल को कहते हैं क्या? एटैग्मिक। ओके, समझना की बात? जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं होती उसे कहते हैं माइक्रोपाइल और उसके अपोजिट एंड कहलाता है चलाजल एंड। ठीक है? रिमेनिंग जो पैरेन्काइमेटस बॉडी होती है उसे न्यूसेलस कहते हैं। किसी किसी सेट में और सीड में न्यूसेलस बचा रह जाता है, बनाता है पेरिस्पर्म। एक क्वेश्चन आता है पेरिकार्प और पेरिस्पर्म में डिफरेंस क्या है? ये बातें मैं आपको आगे सीड वाले पार्ट में कवर करूंगा। ठीक है? जिधर चलाजल एंड होता है उधर 3 एंटीपोडल सेल्स लगी होती है, बीच में एक सेंट्रल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। एक एग हो गया, साइड में लगे तो सिनर्जिड सेल्स होगा, उनके पास फिलीफॉर्म एपैरेटस होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन व्हिच गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब एट द टाइम ऑफ पोलन जर्मिनेशन। तो एग और ओस्फेयर और सिनर्जिड सेल्स को मिलाकर कहते हैं क्या? एग एपैरेटस। क्या कहते हैं इसे? एग एपैरेटस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको आगे देखेंगे। एक बात और यहां से पूछी जाती है, अब ध्यान दो, ये जो बाहर वाला सेल है ये बेटा 2n होता है और इसके अंदर लगा हुआ मेगास्पोर कैसे होता है? ये n होता है। कैसे n होता है हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो आपको सिर्फ अंदर वाला हिस्सा बनाना है। एम्ब्रियो सैक कौन है? एम्ब्रियो सैक होता है कौन बेटा? मेगास्पोर। जितनी बातें मैंने आपको यहां बताई सारी की सारी यहां लिखी हुई है। ओके, एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है? ओव्यूल बोले तो कौन? मेगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, सॉरी स्पोरेंजियम होता है, मेगा स्पोरेंजियम। ओके, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। तो देखो जरा ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर प्राइमोर्डियल सेल डिवाइड्स माइटोटिकली एंड फॉर्म्स आर्किस्पोरियल सेल्स, और उससे दो सेल बनती है, पैराइटल सेल और स्पोरोजेनस सेल। पैराइटल सेल लेयर ऑफ ओव्यूल इंटेगुमेंट को बनाता है और जबकि स्पोरोजेनस सेल एज अ एमएमसी एक्ट करता है। ध्यान दो, अभी मैंने आपको पढ़ाया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वहां जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है माइटोसिस से डिवाइड करके पीएमसी एनएमसी को बनाता है, जबकि यहां स्पोरोजेनस टिश्यू खुद ही कैसे काम कर रहा है? एज अ एमएमसी काम कर रहा है, बोले तो मेगास्पोर मदर सेल। ओके, और क्या बनाता है देखो, and divides by meiosis forms 4 haploid cells of tetrad of megaspores, जिनमें से 3 cells degenerate हो जाती हैं, only 1 cell remain function which lies at chalazal end। इसलिए डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक कहलाता है। ध्यान देना है, ठीक है? यहां से आता है मेगास्पोरोजेनेसिस, तो क्या हो गया? मेगा मतलब कौन हो गया? लार्ज। लार्ज कौन बनाना है? स्पोर। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो लार्ज स्पोर कौन होता है? फीमेल। मतलब बोले तो एम्ब्रियो सेक के बनने का फिनोमेना क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। आप यहां भी देख सकते हैं, देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे ध्यान से। बहुत देखो, ये आपके पास सेल बनी चार्ट, यहां ये तो कोई तो माइक्रोपाइल हो जाएगा, ये वाला एंड अगर आप देख पा रहे होंगे यहां से, ठीक है? तो देखो इनमें से सिर्फ ये सेल फंक्शनल रहता है, बाकी तीनों डिजेनरेट हो गए। देखो ठीक है, डिजेनरेटिंग मेगास्पोर मतलब सेल, मेगास्पोर सॉरी। अब एक से कितने न्यूक्लियस हो गया? 2। ध्यान देना है, यहां पर जब मेगास्पोर जो 7 सेल 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सेल को बनाता है, वो 3 क्या करता है? न्यूक्लियर डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पहला न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, देखो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर यहां कौन सा हुआ? थर्ड। तो पहले सेंटर में से न्यूक्लियस होता है, फिर एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे। 4 हो गए। जब 8 हुए तो 8 एक अपर वाले पोल से, एक नीचे वाले पोल से, एक ऊपर वाले पोल से कहां आता है? सेंटर में आता है। क्या बनाता है? सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चन बनता है कि एम्ब्रियो सेल जो होता है वो 7 सेल बट 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है। कमेंट कीजिए।
तो देखो 3 कौन एंटीपोडल सेल्स, 2 कौन सिनर्जिड सेल्स और एक कौन एक्स सेल, कितने हो गए 6, और एक कौन सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के पास अकेले कितने न्यूक्लियाई है भाई बच्चा पार्टी 2, ठीक है। तो कितने सेल 7 तो सेल हो गया और 8 क्या हो गया न्यूक्लिएट। आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जो आपसे पूछी गई है। देखो जरा यहां लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। कैसे द फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, द सेल एनलार्ज एंड अंडरगो 3 माइटोटिक डिवीजन, लिखा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन प्रोड्यूस 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो sac and both nuclei are shift to the both end of embryo sac. Here second and third mitotic division takes place and 8 nucleate embryo sac is produced. One nucleus from each pole for end is moved to the middle referred as two polar nuclei or central cell. बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाकर क्या बना लेगा, आगे जाकर बनाएगा एंडोस्पर्म। बोले तो कौन कौन कोकोनट मिल्क जैसे कच्चे सीड को खाओ तो मीठा लगता है, लगता है किसकी वजह से लगता है भाई एंडोस्पर्म की वजह से लगता है। ओके चलेंगे आगे और देखेंगे इसे। अब स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो sac की बात आगे देखो, जो मैं अभी पीछे आप लोगों को बता के लाया। देख लो एक एक बात को ध्यान से, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब यहीं से मिलेगा, ठीक है। 3 एंटीपोडल सेल्स नरिशमेंट देती हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन रीजनरेट हो जाती हैं। सेंट्रल सेल, सेकेंडरी सेल कह लो, पोलर न्यूक्लियाई कह लो, पैन और पैक बनाता है। पैन बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और पैक बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके आगे जाकर क्या होता है, जो इसे ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या देता है नरिशमेंट देता है। एग और वोम क्या बनाएगा जाइगोट बनाएगा पहले मेगामेट साथ मिलकर, और सिनर्जिड सेल में नरिशमेंट देती है। इसके पास क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं देखो क्या फिलीफॉर्म apparatus which guide the entry of pollen tube for the fertilization, for the entry of pollen tube for the fertilization। एक एम्ब्रियो sac आता है फर्टिलाइज और एक आता है अनफर्टिलाइज। फर्टिलाइज पूछा जाएगा तो डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल, डीजनरेटिंग सिनर्जिड सेल्स, एग की जगह कौन आ जाएगा जाइगोट, और सेंट्रल सेल की जगह क्या लिखेंगे बच्चों बताइए जल्दी। वेरी गुड, लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या पैन और पैक। वेरी गुड, लेट्स कम टू द अनदर स्लाइड। भैया पॉलिनेशन का क्वेश्चन इसी बार बोर्ड में मतलब 2025 में पूछा गया। तो देखिएगा 2 तरह का पॉलिनेशन यहां से होता है, अगर आप लोग ध्यान देंगे समझ पाएंगे तो देखो, ठीक है। पहला होता है सेल्फ, यहां ध्यान दो, अगर प्लांट एक अकेला है, ठीक है, फ्लावर बाद में देखेंगे, प्लांट अगर अकेला है तो कौन है ये, ई आपका ऑटोगेमी। ध्यान दो थोड़ा सा मेरे साथ बैठ के देखो, अगर एक ही फ्लावर पे रहेगा, देखो लिखा है यहां से अंदर इस वाले फ्लावर पे ऑटोगेमी कहलाता है, और सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे तो इसे कहते हैं जिटेनोगेमी। ऑटो मतलब सेल्फ, जिटेनो मतलब होता है नेबर पड़ोसी, गैमोस मतलब मैरिज। मैरिज के बाद लोग क्या हो जाते हैं साथ साथ रहते नहीं रहते, हम साथ साथ हैं ऐसा कुछ है ना, ध्यान दो। और अगर प्लांट बदल गया तो जीनोगेमी और एनोगेमी, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, किस पॉलिनेशन में फिजिकली तो वो पॉलिनेशन सिमिलर होता है किसके जीनोगेमी के, और जेनेटिकली ऑटोगेमी के, तो कौन जिटेनोगेमी, क्योंकि फ्लावर क्या हो गया अलग अलग। ओके समझ में आई बात। प्लांट क्या है सेम, तो जीन्स क्या है सेम है। वेरी गुड, समझ में आ गई बात। और भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जो 100% इंश्योर करते हैं किसे ऑटोगेमी को, तो क्लस्थियोगेमस, जिनमें फ्लावर्स लाइफ टाइम क्या रहते हैं क्लोज रहते हैं, जैसे कॉमेलिना, बियोला, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, याद हो जाने चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो दोनों तरह के फ्लावर्स आते हैं, तो आपको आंसर अभी मैंने बताया। देखो अब जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जब प्लांट को कहीं जाना है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, किसके थ्रू जाएंगे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो देखो एबायोटिक अगर वाटर के थ्रू जाएगा तो हाइड्रो फॉर वाटर होता है, हाइड्रोफिली कहते हैं ना, हाइड्रो फॉर वाटर होता है, एनेमो फॉर एयर होता है, ठीक है। बायोटिक को क्या कहते हैं जूफिली भी कहते हैं, एनिमल से जब होता है। तो देखो इंटेमोफिली जब किससे होगा इंसेक्ट से, इंसेक्ट की स्टडी कहलाती है इंटेमोलॉजी। और एंथो जब किससे होगा बर्ड से, और एंथोज मीन बर्ड होता है,
याद है? डॉक्टर सलीम अली खान मूवी देखी हुई, अक्षय कुमारी 2.0, याद है? वही वाले सलीम अली खान जी हैं ये। मेलेकोफोर कौन होता है? स्नेल्स होता है भैया। कौन होता है? स्नेल्स होता है। फिलस मतलब लविंग, केयरिंग, है ना? समझ में आ रही बात? लविंग लविंग लविंग। चीरोपोटेरोफिलिया किससे होगा? बैट से होगा। तो मोस्ट कॉमन क्रॉस में भी कौन होता है? एंटेमोफिलस। इंसेक्ट से पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है जिनोगेमी के केस। सबसे ज्यादा कौन कराते हैं? इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा कौन चाहिए? सबसे ज्यादा आपको चाहिए कौन? बीज, बोले तो हनी बीज। ओके क्लियर? ये इमेज बहुत कुछ कह रही है। उधर चेस में क्या मतलब क्लस्टर का लेवलिंग पूछी जाती है, आना चाहिए। अब क्या क्या अडैप्टेशंस होते हैं अगर पॉलिनेशन वाटर से होगा? तो देखो भैया, पानी में अगर छोड़ दो किसी भी बॉडी को तो हो जाती है क्या? डिग्रेड। तो क्वेश्चन बनता है ऐसे कहां उनसे प्लांट्स होते हैं जहां पर एंजाइम नहीं होती? तो देखिएगा कहां नहीं होती। हमने लिखा है एंटेमोफिलस, सॉरी हाइड्रोफिलस में नहीं होती। वहां कौन होता है? म्यूसिलेज होता है, जो प्लांट्स को वाटर से रेजिस्ट करता है। ओके देखो, पॉलिनेशंस आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। इन सी ग्रासेस रिबन लाइक होता है, इजीली फ्लोट कर जाता है। पेपर फेंको एक डालो पानी में, बोट बना के, तो बोट वाला जरा दूर जाएगा नहीं जाएगा? सेम ऐसे। ओके लाइट इन वेट, पत्थर फेंको चल गया तो पानी में तैरेगा नहीं ना, डूब जाएगा। तो लाइट इन वेट होना जरूरी है। स्टिग्मा लॉन्ग और स्टिक अनब्रेकेबल होता है। एक बात और है, सभी वाटर मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफिलस जो प्लांट होते हैं, सभी में पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता। मोस्ट कॉमन जो पॉलिनेशन होता है एक्वेटिक प्लांट्स में वो एयर से होता है। देखो लिखा है, तो जो कोई भी फ्लावर अबव द सरफेस ऑफ वाटर होता है उनमें पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता। देखो लिखा है मैंने, वाटर लिली एंड वाटर हायकिन आर एक्वेटिक प्लांट बट बिन पॉलिनेटेड बिकॉज़ फ्लावर लाइज ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन है कि बेलिसिनेरिया और वाटर लिली दोनों एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन दोनों में पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता। तो अभी आपने देख लिया बेलिसिनेरिया में हो जाएगा, बिल्कुल ये लिखा है क्योंकि इसके फ्लावर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर है। जबकि वाटर लिली में क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें कहां है? कहां है? अबव द सरफेस ऑफ वाटर। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूं मार्क्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। हमारे साथ लगे रहिए, मजे लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना आसान हो जाएगा। कभी देखिएगा ना भुट्टे की मूछ हो रही है, भुट्टे की मूछ देखिए, मूछ देखी होगी ना, इसे कहते हैं टेसल्स ऑफ कॉर्न कॉब। तो ये स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और होता है सैफरॉन, इसका आप स्टिग्मा यूज करते हो। केसर है, सुना होगा ना, केसर वाला दूध है, हाँ वही वाला केसर। स्टिग्मा होता है, वो कुछ और नहीं होता, बहुत महंगा मिलता है भाई, आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। फ्लावर स्मॉल इनकॉन्सिक्वेंशियल होता है, छोटा विजिबल दिखाई नहीं देता। कलरलेस होते हैं, पॉलिनेशन लाइट इन वेट होते हैं, हवा में उड़ सके, भारी चीजें उड़ नहीं सकती। ड्राई होते हैं, चिपचिपी चीजें नहीं उड़ती भाई। स्मूथ और नॉन स्टिकी होगा, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर बनेगा। ये सभी में होता है जितने भी जीनोगेमी होती है। ओके स्टिग्मा हेयरी होता है, बालों में धूल ना, धूल आराम से फंस जाती है, तो स्टिग्मा का भी ऐसा होना जरूरी है। पिस्टिल यूजुअली कंटेन्स वन ओव्यूल। क्या पता भैया पॉलिनेशन आया नहीं आया? क्या क्वेश्चन आता है, बेंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या नहीं होता? वेरी कलरफुल नहीं होते, नेक्टर नहीं बनाते। कमेंट कीजिए, क्योंकि उन्हें किसी भी एनिमल को अट्रैक्ट नहीं करना होता। अट्रैक्ट किसे करना है? लिविंग को करना भैया, इंसेक्ट को करना है। नॉन लिविंग का क्या, वो तो आया भी जाएगा चला भी जाएगा, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? किसे चाहिए भैया? ह्यूमन बीइंग को चाहिए। फायदा ना होगा तो कहीं नहीं जाएंगे, क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छी सी जॉब चाहिए, मोटा सा पैसा चाहिए, बड़ा सा घर होना चाहिए, 2-4 गाड़ियां ऑरेंज रोवर पर की हैं, नहीं उससे ही बड़ा। आप लोगों का तो डिमांड बहुत बड़ा भैया है, डिफेंडर जैसी गाड़ियां होनी चाहिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा। सेम ऐसे ही तो भैया जो लिविंग होते हैं उन्हें चीजें करती हैं अट्रैक्ट। अगर अट्रैक्ट होगा नहीं तो आदमी उधर जाएगा नहीं, ठीक है ना? राम सर अच्छे नहीं दिखेंगे तो कौन आएगा भैया? है अब एक ही तरह के कपड़े पहन के टीचर रोज पढ़ाने, मास्टर पढ़ाने आ जाए, अरे यार क्या ही मास्टर है, क्या पढ़ाएगा ये, तो अपन जज करने लगते हैं। चमक धमक होनी जरूरी है, कहते ना, सुना होगा आप लोगों ने। हम तो उनमें बिलीव करने वाले हैं कि कोई चीज जो अच्छी दिख रही है, बड़े से शोरूम पे गए, वहां पता लगा बिल्कुल घटिया चीज और लाइटिंग में रखी हुई है, अपन बहुत महंगी ले आए। ठेले पे को जाएंगे नहीं जाएंगे ना? ठेले वाला देखो छोले भटूरे 30 रुपए खिला रहा है, रेस्टोरेंट में जाओगे 100 रुपए के खा के आओगे, अरे बड़ा मजा आया है। घर की मुर्गी दाल बराबर लाइक कंडीशन है बेटे, घर पे मम्मी मटर पनीर बना दे, मजा ना आता, क्योंकि 100 रुपए पूरा घर खा ले। समझ मारी बात? ऐसे वेरी गुड, समझ में आ गई बात। अब बात है एंटेमोफिलस फ्लावर्स की।
कि इंटेमोफ्लस फ्लावर्स कौन से होते हैं। तो इंटेमोलॉजी अभी आपने सीखा क्या, जब पॉलिनेशन किससे होता है भैया, किससे होता है, इंसेक्ट से। एक नई रिसर्च है, मैं आपको बहुत जल्दी एक शॉर्ट वीडियो दूंगा, यहां पर क्वेश्चन आएगा भी। फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड लार्ज, प्रोड्यूस नेक्टर एंड हैव स्पेसिफिक ऑर्डर which may be pleasant like jasmine and rose or fall like जैसे रेफल्सिया और एरम। रेफल्सिया बेटा सबसे बड़ा फ्लावर है, जिसे अभी हाल फिलहाल में डिस्कवर किया गया 14 इयर्स की कड़ी मेहनत के बाद साइंटिस्ट ने देखा है। अभी एक दिन एक लेक्चर आपको बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा इसे। पोलन किट बनती है, पोलन किट क्या होता है, एग्जाइम के बाहर एक येलो ऑयली स्टिकी एंड स्पाइनल लेयर में से कहते हैं क्या एग्जाइम, बहुत क्वेश्चन आता था, सॉरी एग्जाम के बाहर से कहते हैं क्या पोलन किट, अब नहीं आता। स्टिग्मा कैसा होता है, इंसर्टेड और स्टिकी होता है। ये देखो यहां पर कुछ स्पेशल से प्लांट में मॉडिफिकेशन हो जाते हैं कि तू नहीं तो मैं भी नहीं, ऐसी वाली कंडीशन है। जैसे मॉथ एंड युक्का, मॉथ युक्का प्लांट को, जो मॉथ और युक्का है, तो मॉथ क्या करता है, युक्का प्लांट को देता है पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कर, बदले में लेता है उससे क्या, नरिशमेंट और साइट फॉर डिपोजिशन ऑफ दियर एग। ऐसे होता है फिग और बास, तो जहां दोनों ही स्पीशीज को बेटा बेनिफिट होता है उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। जैसे समझ रहे हो, जैसे भाई उसने दिया क्या दिया, पालन ग्रेन, तो बदले में क्या ले लिया, नरिशमेंट ले लिया, भाई खाना दे नहीं तो मैं काम नहीं करता। ये है म्यूचुअलिज्म। आपका चैप्टर नंबर बोले तो 11 इकोलॉजी का, एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है भाई। आउटब्रीडिंग डिवाइस, अब देखो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन के ड्रॉबैक्स क्या हैं आप जानते हैं। पहले तो पॉजिटिव पॉइंट समझो क्या है, लो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन चाहिए होता है, पेरेंटल कैरेक्टर मेंटेन रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ड्रॉबैक्स क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, डिजीज से रेजिस्टेंस, और इसके साथ साथ क्या होता है, डिजीज से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बीमारियां बहुत ज्यादा लगती हैं, और क्या होता है, एक दिक्कत और है, प्रोडक्शन रेट घट जाता है। तो दोनों को मिला के कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो हमें किसे बढ़ावा देना है, क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, वेरिएशन अपीयर होते हैं, बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल होता है, हाई प्रोडक्शन रेट होता है, मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज होता है। ड्रॉबैक क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन चाहिए, पॉलिनेशन एक चांस फैक्टर होता है, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर प्रोडक्शन रेट नहीं बढ़ेगा तो फूड कहां से प्रोवाइड कराएंगे बेटा। आप लोगों को शायद लगता हो, लेकिन फैक्ट है बेटा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, कभी हो, चाहे आने वाले 50 साल में, 100 साल में, बट होगा। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है कैसे, जियोमेट्रिकली, और फूड के रिसोर्सेज बढ़ते हैं अर्थमेटिकली। तो आने वाले टाइम में वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ये तय है, से कोई नहीं रोक सकता। क्यों होगा, रहने को खाना, मतलब रहने को जगह नहीं होगी, खाने को खाना नहीं होगा, तो आदमी क्या करेगा भैया, आपको पता है डार्विन का प्रिंसिपल है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, रहेंगे तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना भाई, बिना स्ट्रगल करे कैसे काम चलेगा। तो जो ताकतवर होगा मार देगा। अब एक बात और समझ लो, सिविल वॉर नहीं होने वाला है, अब हर कंट्री अपने आप को बायो वेपन अपने लिए तैयार कर रहा है, या फिर साइबर वेपन। अभी आपने देखा होगा के मेनन की एक वेब सीरीज आई थी, आपने देखा ना, पहले से चली आ रही है, अगर आपने हिम्मत सिंह, तो उसमें अभी जो लेटेस्ट सीरीज रिलीज में दिखाया ना, साइबर वॉर ही दिखाया ना, और ऐसे ही वॉर होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो देखो आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है बेटा, तो जो भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम लोग कहते हैं कौन सी डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस। जो लिखा है those device which prevent or discourage self, prevent होगा, सॉरी prevent होता है, नॉट present, prevent, सॉरी, ओके। उन्हें आउटब्रीडिंग डिवाइस जैसे डायोसी, ये 100% इंश्योर करती है किसे, क्रॉस पॉलिनेशन को, और एक और है सेल्फ स्टेरिलिटी। इनमें कोई चांस नहीं होता कि यहां सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। डायोसी और यूनिसेक्सुअलिटी क्या है, देखो कई बार बच्चे भूल जाते हैं मोनोसिस और डायोसी, समझो। डाइवोर्स बड़ा कॉमन वर्ड है, जानते हैं सब। तो डाइवोर्स के बाद क्या होता है, कौन, मियां बीवी दोनों अलग अलग, तो भैया अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अब तो भैया महिलाएं बड़ी एलमनी लेने लगी हैं, बड़ा खतरनाक समस्या है। तो डाइओसिस याद कर लो, डाई के मतलब डाइवोर्स का क्या, अलग अलग होगा, कोई साथ नहीं रहता। तो सेम ऐसे यहां हुआ, डाइओसिस मतलब जब मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में। तो कॉमन सी बात है, जब अलग, पपाया प्लांट को देखो, आपने घर में लाके लगाया, पता लगा फ्रूटिंग नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, हो सकता है जो आप लाके लगाए वो कौन हो, इस्सेमिनेट प्लांट हो, मतलब मेल प्लांट हो, तो मेल प्लांट पे फ्रूटिंग नहीं होती। ये क्वेश्चन आता है कि आपके गार्डन में 2 प्लांट खड़े, पी और पपाया, पता लगा पी में तो फ्रूटिंग हो रही, पपाया पे नहीं हो रही, तो पपाया पे क्यों नहीं हो रही, कैसा प्लांट है, डायोसिस। वेरी गुड। डिचोगेमी देखो क्या है, इस बात को समझिए, जब मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, मेल पहले मैच्योर हो जाए तो इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्रोटो एंड्री
जब एंड्रोशियम वाला पहला एसिड, प्रोटो मतलब पहले, एंड्रोशियम मतलब मेल, और एक होता है प्रोटोगाइनी, कौन डेवलप हो गया पहले, फीमेल अगर हो गया। प्रीपोटेंसी, ध्यान दो यहां क्या होता है प्रीपोटेंसी में, ये दोबारा लिखा हुआ है, जब पॉलन ग्रेन अपनी स्टिग्मा पर स्लो जर्मिनेट करता है और दूसरी पर फास्टर। सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी, जब सेम स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्फ स्टेराइल जीन्स। और हर्कोगेमी या हीरोगेमी एक बैरियर मेथड है, इसमें लेयर बीच में बन जाती है जो पॉलन ग्रेन को सेम स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करने देती। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, इसे सबसे पहले नावास्तिन ने देखा था, देखो लिखा हुआ है, पूछा गया कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोगों को आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं। देखो नावास्तिन ने देखा था इन 1898 इन द लिलियेसी प्लांट, इन द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो यहां होता क्या है, जो फर्स्ट वाला मेल गैमीट होता है बेटा, ये देखो फर्स्ट मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज हो जाता है, एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। किसके साथ बेटा, एग सेल के साथ, ओके। और जो सेकंड वाला मेल गैमीट है, शॉर्ट लिखो एमजी, किसके साथ फ्यूज हो गया, सेंट्रल सेल के साथ। समझ में आ रही बात, ध्यान दो। तो यहां कौन बनता है, उधर कौन बनता है, देखो तो यहां बनता है कौन, इसे कहते हैं जाइगोट, इसको तो कौन बना, जाइगोट। और यहां बनता है पैन और पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब गैमेट कैसा होता है, एन होता है, एक्सेल भी कैसा होता है, ये भी गैमेट एन होता है। तो देखो एन प्लस एन मिलाकर जाइगोट कैसा हो गया, 2n हो गया। मेल गैमेट यहां पर भी एन है, आपको पता है, पीछे मैंने भी आपको बताया इसके पास कितने न्यूक्लियस है, 2, तो 2n प्लस n मिलकर कितना हो गया, 3n। इसी एंडोस्पर्म प्लूइड कैसी होती है, 3n हो जाती है बच्चा पार्टी। इसका फ्यूजन कहलाता है क्या, सिनगैमी। क्या कहलाता है, सिनगैमी। और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं क्या, 3 न्यूक्लियस फ्यूजन से कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, या फिर इसे कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और दोनों को मिलाकर इसे क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अभी क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ समय तक जाइगोट डोरमेंट क्यों रहता है, तो जब तक ये पैन डिवाइड करके क्या नहीं बना लेता, एंडोस्पर्म, तब तक जाइगोट क्या रहेगा, डोरमेंट रहेगा, ड्यू टू लैक ऑफ नरिशमेंट। ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म का जो कौन है, जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होता है, और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड, ठीक है, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। और आगे जाइए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसे कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर की स्पॉटिंग भी है आपके सिलेबस में, देखो। तो a process in which the crossing between two different plants of a species with desirable trait to obtain superior variety is referred as artificial hybridization। तो क्वेश्चन आता है कितने स्टेप में पूरा होता है, आपसे अरेंज कराने को आ जाता है। देखो सबसे पहला स्टेप है इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन क्या है, स्टेमन को रिमूव करने का फिनोमेना क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है, ठीक है। बैगिंग, फ्लावर को कवर कर देना, पन्नी से, किसी बैग का, पॉलिथीन से, किसी बोले तो कॉटन कवर्ड पेपर से, किसी क्लॉथ से, उसे क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। मान लो आपने एंथर हटा दिया तो कोई बेटा अनवांटेड पॉलन ग्रेन तो आ सकता है, आप हवा को थोड़ी ना रोक सकते हो। मैंने गाना सुना होगा ना, एक पंछी नदिया और पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो भैया कोई नहीं रोक सकता, कोई बाउंड्री नहीं है। साइबेरिया से बर्ड इधर आ चुकी है, भरतपुर में जाके देख सकते हो आप, समझ रहे हो, बहुत सारी है। ठंड पड़ गई है उधर तो इधर आ गई, ऐसे। तो अब अनवांटेड पॉलन भी तो आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है। तो उसे रोकना है तो फ्लावर को क्या करना है, कवर करना है, ओके। फिर डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करने का फिनोमेना डस्टिंग कहलाता है। फिर उन्हें डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करना, टैगिंग। और फिर होता है रीबैगिंग, फ्लावर को दोबारा से कर दो कवर। एक क्वेश्चन पूछा दोनों में, इनमें इसेंशियल कौन है इनमें से इवेंट, तो बैगिंग, क्योंकि फ्लावर बहुत से डायोसियस होते हैं, मेल और फीमेल कहां रह रहे होते हैं, अलग अलग रह रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब एंडोस्पर्म 2 तरह का होता है, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर। अगर डिवाइड करने के बाद सेल बनी है
तो सेलुलर जैसे कि धतूरा और पेटूनिया, और अगर नहीं बनी सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो फ्री न्यूक्लियर जैसे कि कोकोनट मिल्क। देखे हो ना नारियल पानी वाला, वेरी गुड। अब बात है एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट्स की, कि एम्ब्रियो कैसे बनता है डाइकोट्स में और मोनोकोट्स में कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो भाई इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे बनता है। ओके, एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। ओके,